जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, जिसका वेट हम सब कर रहे थे। आज उसकी पहली शुरुआत हो रही है। हम अपने ट्रिप टू सक्सेस की शुरुआत कर रहे हैं और पहली वीडियो और केमिस्ट्री की होने वाली है। हमने जैसे कहा था कि आपको हम साइंस से स्टार्ट करवाएंगे ताकि जो साइंस का डर बैठा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और उसमें भी सबसे अच्छा टॉपिक जो होता है केमिस्ट्री होता है, ताकि एक अच्छा बॉन्ड बन जाए हमारे बीच, आपका भी और हमारे, थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाए। इसलिए हमने सोचा चलो केमिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। सो हम इसमें जो नहीं जानते उनको बता दें कि सीरीज में क्या करने वाले हैं कि सीजीएल टीयर 2 2025 के लिए यानी कि हम सारा कंसेप्ट, सारी चीज़ें ए टू जेड जीके कंप्लीट करने वाले हैं यहीं पर। दूसरी चीज़, जो बच्चे 2026 में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, तो वो सब भी यही फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। आपका स्टैटिक जीके जो रह जाएगा वो हम सीजीएल टीयर 2 के बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। और जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब हम वापस से सारी चीजें रिवाइज भी कर लेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगी। बस जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते रहें। जो बच्चे किसी और तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे की या ग्रुप डी की, तो उनके लिए तो ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा भी आपको भी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब बात आ गई नोट्स की, तो जो नए हैं उनको बता दूं कि नोट्स, मैं ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ अभी, पीपीटी जो मैं पढ़ाऊंगा जिसपे, ये आपको क्लास के बाद, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड नहीं है, वो आप इससे रिवाइज करते वक्त ऐड कर लेना, ठीक है। तो वो भी मैं दे दूंगा आपको। अब पढ़ाई शुरू करें, हो गई बातें तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करेंगे हम किससे, केमिस्ट्री से। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स देखते हैं, और बेसिक्स देखने के बाद, हाँ, एक और बात याद रखना है कि हम 2-3 पार्ट में करेंगे केमिस्ट्री को और बाकी सब्जेक्ट। बेसिक्स स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले समझो, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी केमिकल्स हैं, पदार्थ हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो भी तुम्हारे आसपास दिख रहा है, वो जिस चीज का बना हुआ है, ठीक है, वो कोई ना कोई केमिकल है, और उस केमिकल की पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं। बस इतना बात आपको याद रखें। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है किसको? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं कौन? बताओ, अगर तुम्हें पता है तो। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं मिस्टर लेवाइजर अंकल। कौन है ये? लेवाइजर अंकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मॉडर्न जो अभी वास्तविक में हम वर्तमान में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनमें कई सारी थ्योरीज, कई सारे प्रिंसिपल इनके यहाँ पर चलते हैं, तो इसलिए इनको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कह लेते हैं। अब हम बात करें इतिहास की, थोड़ा सा इतिहास समझ लें केमिस्ट्री की, तो हुआ क्या था। भारत हमारे कभी पीछे नहीं रहा, ज्ञान की भूमि कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, ठीक है, तुम्हें पता है कि हमारे माइथोलॉजी और कई सारे कंसेप्ट जब आप देखोगे, तो हमारे जो अर्ली फिलोसोफर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि इस पूरे सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? ठीक है? पूरे सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? पंच तत्वों से हुआ है। किससे हुआ है? पंच तत्वों से हुआ है, ठीक है। अब वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, मैं एक एक करके बता देता हूँ आप। यहाँ देखो, वो पंच तत्व हैं आपके। पहला है आपका वायु, यानी एयर, ठीक है। दूसरा है आपका जल, जल यानी वाटर, जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उनको तो पता ही होगा। और तीसरा है अग्नि, अग्नि यानी फायर, ठीक है। चौथा है आपका कौन सा? स्काई, यानी आकाश, आसमान, ठीक है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। और पांचवा जो है, जिससे हमारी धरती बनी हुई है, वो है कौन सा? तो खुद मिट्टी, यानी हमारी धरती, पृथ्वी, धरती, ठीक है। तो ये पंच तत्व हैं जिनसे मिलकर के हमारे पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा तो सके। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखो,
हमें पढ़ना है सबसे पहले पदार्थों के बारे में, जिनको हम अंग्रेजी में कह देते हैं क्या, मैटर। क्या होता है जी मैटर? मैटर वो होता है जो तुम देख रहे हो अभी आसपास, सब कुछ वो मैटर है। जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, पेड़, सब कुछ जो भी तुम देख पा रहे हो वो सारा का सारा क्या है, मैटर है, पदार्थ है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो पदार्थ कौन कौन से फेज में होते हैं। तुम्हें पता है ना कि पानी भी होता है, बर्फ भी होता है, ऑयल भी होता है, कई सारे फेज होते हैं, कोई गैस भी होता है, सारे सारे पदार्थ हैं। हाँ भाई साहब, तो अलग अलग फेज होते हैं। जिस रूप में, जिस प्रारूप में वो मौजूद है, उसको हम पदार्थ का रूप कह देते हैं, या मैटर के स्टेट्स कह देते हैं, ठीक है? स्वरूप कह देते हैं। देखें अब, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के स्वरूप। कौन कौन से स्वरूप है भाई साहब? तो तुमने पढ़ा होगा कि हमारे मैटर के, स्टेट्स ऑफ मैटर के टोटल कितने स्वरूप है, 5 स्वरूप है। ठीक है, इसके भी कितने स्वरूप है, 5 स्वरूप। सबसे पहला जो स्वरूप है उसका नाम है क्या, सॉलिड। सॉलिड, हिंदी में इसको क्या कह देते हैं, ठोस। ठोस, घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाकर आपको छोड़ूंगा, निश्चिंत रहो। दूसरा जो होता है, दूसरे का क्या नाम है भाई साहब? तो दूसरे का नाम है लिक्विड। ये तो तुम्हें पता ही होगा, लिक्विड, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं द्रव। ठीक है, द्रव्य। तीसरा जो होता है, तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है हमारा गैस। गैस, गैस को तो गैस ही कहते हैं। चौथा जो होता है उसका नाम है हमारा क्या, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा भाई साहब, ये हमारे चौथे स्टेट है। ठीक है, पांचवा कौन से रूप में पाया जाता है? तो उस रूप का नाम है बीईसी। ठीक है, बीईसी। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो बोस, बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट, कई बार तो तुमसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है अभी हम एक एक करके देखेंगे, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं यहाँ खड़ा हूं तो डर किस बात? देखें, चलो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ठोस की, इसकी बात कर लेते हैं ठोस की। तो हाँ चलो, ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड के क्या क्या गुण होते हैं, तुमने देखा है कभी सॉलिड? क्या क्या गुण होते हैं? तुम अपने पास में एक पत्थर रख लो, नहीं है कुछ भी, एक सॉलिड रख लो, किताब कॉपी कुछ भी जो भी तुम्हें दिख रहा है सॉलिड फेज में है, हार्ड है, वो सारा सॉलिड है। अब उसमें क्या क्या गुण होते हैं जरा बताना मुझे। सबसे पहला बात ये होता है कि उसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कॉपी रखा है, आज अभी ऐसा था, कल सुबह उठोगे तो पिघल करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो फिक्स शेप होता है इसका, सबसे पहली बात। दूसरा क्या होता है भाई साहब? तो दूसरा होता है कि इसका वॉल्यूम भी सेम फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि मान लो एक कॉपी है, उसने इतना जगह कवर किया हुआ है, ठीक है, तुम टेबल पे रख रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा कल जब तुम टेबल पे रखोगे तो इतना जगह कवर करेगा नहीं। अब तुम कहोगे सर हमने पहले इसको लेटा करके रखा था, वैसे ऐसे रख दिया, लंबा करके रख दिया, भाई मार खाओगे बेटा, ऐसा नहीं करता। सो ये हो गया आपका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। दो बातें हो गई। इसके अलावा क्या है कि इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, ये भी फिक्स होती है। अब अगर हम बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, घबराना मत, क्या होता है ये, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं संपीड्यता, संपीड्यता। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को तुम कितना दबा सकते हो। ठीक है, कितना दबा सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, मान लो तुम्हें मैंने एक किताब दे दिया या फिर एक ईंट पत्थर दे दिया, मैंने कह दिया भाई इसको दबा करके छोटा कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता लगभग निग्लिजिबल होती है। कैसी होती है, निग्लिजिबल होती है, यानी होती नहीं है, नहीं दबा सकते, उसको छोटा नहीं कर। अब तुम दिमाग लगाओगे सर हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, फाड़ के छोटा कर ले, हम पापा मार खाओगे बहुत अगर ऐसा सोचे तो। जितना पढ़ा रहे हो उतना समझो, दिमाग मत लगाओ, जहाँ लगाने वहां तो लगाओगे नहीं। ठीक है,
एक और इसका फीचर होता है, क्या होता है फीचर, कि भाई साहब ये जो है सॉलिड वाले भाई साहब, ये अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं। अपना शेप ये मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो जैसे तुमने रबर लिया है, अब रबर को तुम खींचोगे तो तुम देखोगे क्या कि वापिस अपने शेप में आ गया। तो कोई भी सॉलिड अपने शेप को मेंटेन कर सकता है, ये भी होता है सॉलिड्स में। ठीक है, रबर भी तो सॉलिड ही है ना। बस ये 4-5 गुण होते हैं तुम्हारे सॉलिड के, जो तुम्हें अभी मुख्यतः याद रखने हैं। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो देख लेते हैं और कुछ चीजें, कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे अब दूसरा पर आ जाते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा, वो है लिक्विड। क्या है, लिक्विड। लिक्विड हिंदी में बात करें तो द्रव्य। ठीक है, अब इसके क्या क्या गुण होते हैं भाई साहब, आपने सॉलिड के तो बता दिए, अब आप लिक्विड के बताओ। तो लिक्विड की अगर हम बात करें, द्रव्य की अगर हम बात करें, तो देखो भाई साहब तुम्हें पता ही है, एक गिलास लेकर के बैठ जाओ और उसमें जो जो गुण होता है, पानी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो जो गुण होता है वो सारे द्रव्य के गुण होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होता है। अब तुम कहते हैं ना कि लोग कहावत कहते हैं कि मैं पानी जैसा हूं, जहां रखोगे वैसा हो जाऊंगा, मतलब मेरा वॉल्यूम फिक्स नहीं है। नो फिक्स वॉल्यूम, सॉरी, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा ना। मान लो तुमने गिलास में एक गिलास पानी रखा है, ठीक है, उसमें मान लो 500 ml पानी आता है, तुमने कटोरे में रख दिया तो क्या 500 से 300 ml हो जाएगा? नहीं भाई, 300 ml का 300 ml ही रहेगा। ए बुढ़बा का आदमी, बताओ मैं गलत लिख रहा था, तुम हाँ हाँ कर रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है। शेप इसका फिक्स नहीं रहता। अब तुमने ग्लास में डाला है तो ग्लास के जैसा हो जाएगा, तुमने कटोरे में डाला कटोरे के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम इसको जहां रखोगे वैसा हो जाएगा, मेरे जैसे। ठीक है, अब कुछ और भी इसके फीचर होते हैं, जैसे इसका जो शेप है वो रिजिड होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसका फेस रिजिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई। रिजिड मतलब फिक्स, शेप तो फिक्स है ही नहीं। अब किसी चीज का फिक्स शेप नहीं है तो रिजिड कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, अब एक कंसेप्ट आ जाता है डिफ्यूजन का। क्या होता है भाई साहब डिफ्यूजन? लगे हाथ या जान लो, थोड़ा सा जान लो, ताकि हम आगे की चीजें पढ़ें और आसानी हो। यहाँ देखो, एक शब्द होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हिंदी में बात करें तो इसको हम कह देते हैं प्रसार या प्रसारण। प्रसार, इसमें क्या होता है, मान लो, मान यहां पर एक गिलास, एक गिलास, ध्यान देना, ये एक टब रखा है। ठीक है, यहां पर भी एक टब रखा है, इसमें भी क्या है, पानी रखा हुआ है, इसमें भी पानी रखा हुआ, पानी रखा, पानी रखा हुआ, पानी रखा हुआ, पानी। सो होता क्या है कि मान लो इसमें मैंने 100 ग्राम, 100 ग्राम नमक घोल दिया। ठीक है, क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। इसमें 0 ग्राम नमक है। तो जो चीज तुमने घोला ना, इसको हम कह देते हैं सॉल्यूट, और जिसमें तुम घोल रहे हो ना, इसको हम कह देते हैं सॉल्वेंट। ये बेसिक बातें तुम्हें पता होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों का जब अनुपात हम निकाल लेते हैं ना, सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट का, तो इसको हम कह देते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कह देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। हिंदी में बात करें तो क्या कह देते हैं, बताओ। नहीं पता मुझे, जो भी कहते हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन कह देते हैं इन दोनों का अनुपात। अब मुझे एक बात बताओ कि बाबू, इसका जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है कि इसका कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है? इसका कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और 1 लीटर पानी है तो 1000 ml मान लो, तो ओवरऑल इसका कितना कंसेंट्रेशन आ जाएगा? 0.1। लेकिन अगर इसकी कंसेंट्रेशन की हम बात करें तो ये कितना है? 0 ग्राम इसमें सॉल्यूट हमने डाला है और पानी कितना है? 1000, तो लगभग ये 0 है। यानी ये ए वाला जो है ये बी वाले से ज्यादा है, इसका कंसेंट्रेशन बी से ज्यादा है। तो जब ज्यादा वाले कंसेंट्रेशन में से कम वाले कंसेंट्रेशन के तरफ कोई चीज मूव करने लगे तो उसको हम डिफ्यूजन, उसको हम प्रसार कह देते हैं। तुमने देखा है ना कि कई बार क्या हो जाता है, एक
टंकी में पानी भरी होती है, दूसरे में भरना होता है, तो सिर्फ एक पाइप ऐसे लगा देते हैं और थोड़ा सा खींच देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एक प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाता है, और जिसमें ज्यादा है उससे कम में चला जाता है, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाता है। अब हम बात करें कि एक इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, अगरबत्ती तुम्हारे घर में जलती है, ठीक है, अगरबत्ती बहुत बढ़िया उदाहरण है उसका। अगरबत्ती, तो देखो अगरबत्ती एक डंडी है, डंडी में लगे हुए क्या, महकने वाले बहुत सारे केमिकल्स, लेकिन क्या वो रूम में है, क्या वो केमिकल रूम में है, क्या नहीं है, इसके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो जब वो जलते हैं ना तो पूरे रूम में आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि वहां पर नहीं है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में फैल गए, ये होता है डिफ्यूजन। अब आ जाओ, अब काम की बात सुनो, ऐसे ही मैं समझाता चलूंगा हर चीज हर कंसेप्ट, भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन सब चीजें हम समझते हुए चलेंगे। एक बात बताओ, इसको हम आसानी से एक से दूसरे में भेज सकते हैं, लिक्विड को या सॉलिड, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा बताओ। ऑब्वियसली बात है कि लिक्विड में डिफ्यूजन ज्यादा होगा सॉलिड की तुलना में, क्योंकि सॉलिड में तुम हीट है उसमें कुछ भी मिला दो और कहो कि फिर उसको हम दूसरे में कन्वर्ट करें, तो मुश्किल काम, लेकिन लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, एक से दूसरे में भेज सकते हो, तो ये चीज है। अब आ जाते हैं हम तीसरे फेज पर। तीसरा फेज आपका कौन सा है, वो है आपका गैस। कौन सा है भाई साहब, तो तीसरा आपका आ जाता है गैस, ठीक है, गैस। गैस को हम यहां देख लेते हैं, तीसरा नंबर कौन सा है आपका, तो तीसरा है गैस। अब गैस के क्या क्या गुण होते हैं बताओ, बताओ, धुआं देखा है ना, खूब देखा तुमने, तो पता ही होगा। तो गैस के गुण ये होते हैं, सुनो ध्यान से। पहले वाले का क्या था कि वॉल्यूम भी फिक्स था और शेप भी फिक्स था। लिक्विड में क्या था, वॉल्यूम तो फिक्स था, ठीक है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं था। अब गैस में क्या हो जाएगा, ना तो ना तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा और ना ही उसका शेप फिक्स रहेगा। तुमने देखा है क्या, धुआं बिल्कुल एकदम गोल निकल रहा है तो गोल ही रहे, नहीं, जैसे निकलता है ऊपर जाते जाते कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, कोई अलग ही शेप बना रहा है, कोई अलग ही शेप बना रहा है, तो शेप तो अलग ही होता है। और वॉल्यूम का फिक्स होता है कि मैंने 5 ग्राम धुआं निकाला है, ये देखो 5 ग्राम वहां भी है, 5 ग्राम, ऐसा नहीं होता दोस्त। तो गैस का जो वॉल्यूम है, शेप है, वो दोनों दोनों फिक्स नहीं होते हैं। अच्छा जी, क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, हाँ, हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल होता है, ठीक है? मतलब इसको क्या करो, एक डब्बे में भर दो, अब भर दो जितना ज्यादा उस डब्बे का, ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ये एक बड़ा सा डब्बा है, इसमें तुमने गैस भर दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो गैस के कण जो है ऐसे 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 फैले हुए हैं। अब तुम चाहो तो इसको दबा सकते हो, इसको दबा सकते हो, इसको दबा सकते हो, सो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका डिफ्यूजन डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, फास्ट डिफ्यूजन होता है, ठीक है, फास्ट डिफ्यूजन होता है। अब ये तुम तीनों समझ गए, सॉलिड समझ गए, लिक्विड समझ गए, गैस समझ गए। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, ये जैसे मान लो तुम्हारा सॉलिड है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड के छोटे छोटे कण हैं, छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं। मुझे एक चीज समझाना है तुमको, बहुत ध्यान से समझ, तो पूरा मैं सॉलिड बना रहा हूँ, ये सॉलिड है, कोई मटेरियल मान लो, ये हो गया ए। अब मैं बना रहा हूँ बी, बी क्या है, लिक्विड, ठीक है, ये है बी, बी, तो इसके ये कण हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे कण हैं जिससे मिलकर के ये बना हुआ है। अब एक और बना लेता हूँ, वो है कौन सा, तो सी, ठीक है, सी, ये देखो, ये है इसके कण, कुछ फर्क दिख रहा है क्या, तो कुछ फर्क दिख रहा है क्या, तो बताओ। तो फर्क ये है कि जो ये है आपका सॉलिड, ये आपका क्या, सॉलिड, ये है आपका क्या, लिक्विड, और ये है आपका क्या, गैस। इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया और इसको हमने सी कह दिया। तो तुम देख रहे हो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जगह क्या है, काफी कम है। सो स्पेस, स्पेस की बात करें
तो सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, वो हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजाक हंसी मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। उससे ज्यादा किस में होगा, लिक्विड में होगा। उससे ज्यादा किस में होगा, गैस में होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉलिड तुम्हें पता है सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण है, मान लो तुम हो गए, मैं हो गया, ये भाई हो गए, ये सारे जब एक साथ मिल गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, किसी की हिम्मत है जो हमें तोड़ के चले जाए? हाँ, मुश्किल है ना। अब मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तुम बैठे हो आगरा में, कोई बैठा है चेन्नई में, ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई चाहे तो मुझे भी थप्पड़ मार सकता है, तुम्हें मार सकता है, इतनी तो हिम्मत है नहीं। पर सच्चाई बता रहा हूँ, हम दोनों कमजोर हो जाएंगे ना, दूर दूर रहेंगे तो। इसलिए पास रहना बहुत जरूरी है, साथ रहना जरूरी है। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, इसलिए सॉलिड बहुत मजबूत होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा कमजोर होता है। और गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ये बात मुझे तुम्हें समझा, समझ आ गई तुम बोलो, समझ आ गई तुम बोलो। अब एक और बात यहां से देख लो, एक और बात यहां से देख लो, डेंसिटी की बात देख लो, डेंसिटी की बात देख लो। तुम जरा बताओ, डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो ये इतना एरिया है, इसमें कितना पार्टिकल्स है, कितना घनत्व है, इसमें कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे मान लो ये एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, मान लो सॉलिड में 1000 है। ठीक है, तो लिक्विड में इससे कम ही होंगे, मान लो 800 है, और गैस में उससे भी कम होंगे, मान लो 500 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात करें तो किसकी होती है, सॉलिड की। उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की। उसके बाद किसकी होती है, गैस की। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई क्लियर? ठीक है, चलो। सो ये सारी चीजें मुझे मैंने बता दी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब इतना मोर देन इनफ है। अब आ जाते हैं आपके प्लाज्मा और बीईसी पे। क्या होता है भाई साहब प्लाज्मा और बीईसी, एक एक करके उनको भी समझ लेते हैं, ऐसे ही समझेंगे डिटेल में। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, प्लाज्मा, प्लाज्मा, अरे भैया प्लाज्मा, आओ देखे तुम्हारा क्या। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ का फोर्थ स्टेट है। ठीक है, फोर्थ स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद से इसको चौथा ऐसा स्टेज था जिसको मिला कि भाई देखो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस में ही पदार्थ नहीं होते हैं, एक ऐसा फेज होता है इसका नाम प्लाज्मा है, इस फेज में भी होते हैं। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें क्या करा गया कि देखो भाई साहब, कहा गया कि कोई गैस ले लो, ठीक है, कोई गैस ले लो और उसको खूब हाई टेम्परेचर कर दो। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, खूब हाई टेम्परेचर कर दो। अब तुम एक बात बताओ, ये एक डब्बा था जिसे हमने देखा एक जार है, इसमें हमने क्या करा है, गैस के कण रखे हुए हैं। ठीक है, गैस के कण रखे हुए हैं, दूर दूर होंगे। अब हमने क्या करा कि इसको ऊपर से बंद कर दिया, बंद कर दिया, और नीचे क्या कर दिया, यहां से आग लगा दी। ला ला भैया ला, यहां से हमने आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद क्या होगा, इसके जो कण हैं ये क्या हो जाएंगे, इधर को भागेंगे, इधर को भागेंगे, इधर को भागेंगे, इधर को छटपटाएंगे, इधर उधर भागेंगे। तो भागेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। तो एनर्जी क्या हो जाती है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हो जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो भटकने के क्रम में क्या हो जाता है कि भाई साहब जो जो मान लो कोई एक एटम है, हम अभी पढ़ेंगे, तो एटम में तुमने वैसे पढ़ा भी होगा, एटम में एक बाहर का ऑर्बिट होता है। ठीक है, जैसे ये घर है, ये घर है, तो एक कमरा बाहर का कमरा है, तो बाहर के कमरे से घर के बाहर जाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो जो बंदा बाहर के कमरे में बैठा है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर के कमरे में बैठा होता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाता है, यहां से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो निकलने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्टेट को, ऐसे फेज को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा फेज कह देते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, गैस को खूब हाई टेम्परेचर पर हम गर्म कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस क्या होता है,
गैस का बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये क्या हो जाता है, जनरली पॉजिटिवली आयन इसको शो करते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे होते हैं, देखो भाई, प्लस उसी के ऊपर आता है जो धनवान हो। ठीक है, अमीर वही तो होता है जो दान कर सकता है। तो पॉजिटिव आयन, जिसको हिंदी दूसरा टर्म हम इसको कैट आयन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, कैट आयन। ठीक है, कैटायन या ऋणायन कह देते हैं हिंदी में, अगर बात करें, सॉरी, धनायन कह देते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, धनायन कह देते हैं। तो जो धनायन वाले हैं, हम समझेंगे कि धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, आयन क्या होता है, हम समझेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, जिसके पास संपत्ति है वही तो दान करेगा। तो जो दान करता है, अब हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में किसी के पास संपत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन। दान क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाता है। अब जिसके ऊपर प्लस का साइन आ गया उसको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव आयन। उसी पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम क्या है, कैट आयन। हिंदी में कह देते हैं धन आयन। और हम बात कर रहे थे, जब किसी भी मैटर को तुम गर्म करोगे, गैस को गर्म करोगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं, फटफटाने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब बाहर निकल जाएंगे तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव आयन वाले प्लाज्मा शो करते हैं, पी से पॉजिटिव, पी से प्लाज्मा। कितना आसान है, कैसे समझा कभी तुमने? बताओ। तो ये हो गए। अब प्लाज्मा के कुछ उदाहरण होते हैं। कौन कौन से उदाहरण है भाई साहब, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। कौन कौन से उदाहरण है, तो जो तुम देखते हो ना कि फ्लोरेसेंट बल्ब, ठीक है, एक तरह का बल्ब होता है ये, फ्लोरेसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट बल्ब। और एक होता है नियोन बल्ब। दुकान पर जाओगे, पूछोगे नियोन बल्ब, तो बता देंगे। तुमने बल्ब देखा है, बल्ब देखा है, तुमने सुना होगा कि इसमें गैस भरा होता है, सुना है कभी, मरकरी वगैरह में गैस भरा होता है। तो गैस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इसमें बिजली दे रहे हो। ठीक है, बिजली दे रहे हो, बिजली दिया, तो बिजली देने से क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर भागना शुरू किए। भागना शुरू करते हैं तो क्या जाता है, वो ब्राइट होने लगता है, हमारे को चमकदार चीजें दिखने लगती हैं, जिसको हम प्लाज्मा कह देते हैं। इसी फेज को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। और यही थ्योरी काम करता है बल्ब बनाने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल है, जो तुम सन और स्टार देखते हो ना चमकते हुए, ठीक है, सन और स्टार देखते हो चमकते हुए, ये सारे किसके एग्जांपल है, प्लाज्मा के। सब कुछ चमक रहा है, प्लाज्मा का उदाहरण नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ऐसा मत समझना सर बहुत लोग चमक रहे हैं, तो वैसा नहीं है। जो तुम लाइटनिंग देखते हो ना, बिजली वगैरह कड़क रहा है, बिजली कड़कता है, बादल गरजता है, या तुम जो हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ऑरोरा वगैरह के बारे में, तो वो भी जो है ऑरोराज वगैरह, अरोड़ा साहब, अरोड़ा साहब भी, ये क्या है, ये सारे के सारे प्लाज्मा के उदाहरण है। ठीक है, प्लाज्मा हो गया, तब हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के उसके बाद से हम ये भी पढ़ लेंगे। यहाँ देख लो, यहाँ आ जाओ, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, तो वो है आपका बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, इसको सबसे पहले ये जानो कि 1924-25 के आसपास, 1924-25 के आसपास हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए सत्येंद्र नाथ बोस करके, जिनको हम एस एन बोस के नाम से जानते हैं। तो एस एन बोस साहब ने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद से किसने चर्चा करी थी, तो वन एंड ओनली हमारे आइंस्टीन भाई ने चर्चा करी। इन दोनों ने कहा था कि देखो भाई साहब, एक पांचवा स्टेज भी है, तुम मानो ना मानो, लेकिन एक पांचवा स्टेट है पदार्थ का। ये बहुत पहले कह चुके थे। हालांकि ये 1924-25 की बात है। 2001 में 2001 में 3 साइंटिस्ट हुए। कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे भाई, नाम देख लो जरा, नाम देख लो। एक का नाम था कॉर्नल, कॉर्नल आर है। एक का नाम था केटल, क्या नाम था, केटल, ठीक है। और एक का नाम था क्या, विमान, ठीक है, वी मैन, वी मैन। याद रखने का तरीका है CKW, CKW। तो ये 3 लोग आए 2001 में, उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, जो सत्यनारायण बोस और आइंस्टाइन से आपने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, वो बिल्कुल सही कहा था। कैसे, तो उन्होंने क्या करा,
कि एक पार्टिकल लिया, ठीक है, एक पार्टिकल लिया जिसका नाम है क्या, बोसोन पार्टिकल। ये बोस साहब के नाम पर ही रखा गया था। ये कैसा पार्टिकल होता है कि अ, इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे पार्टिकल जिसको ना हम बहुत लो डेंसिटी पर, ठीक है, बहुत लो डेंसिटी पर, ठीक है, हम इनको कूल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात, जैसे हमने वहां पर क्या करा था, पिछले वाले में हम गर्म कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी हाई हो रही थी प्लाज्मा वाले। इसमें हम क्या कर देते हैं, एक पार्टिकल है, इसको हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कूल कर दिया, एक्सट्रीमली कूल कर दिया, ठीक है, खूब कूल कर दिया इसको। तो खूब कूल करने के बाद, ठीक है, खूब कूल करने के बाद और इसकी डेंसिटी भी हम काफी ज्यादा घटा देते हैं, इसकी डेंसिटी क्या कर देते हैं, काफी ज्यादा घटा देते हैं। तो ये जाकर के तैयार हो जाता है बोसोन पार्टिकल्स। और इस फेज को हम कह देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तकरीबन हम 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। और जो डेंसिटी हम कितना लो कर देते हैं, समझ लो कि जो तुम्हारे हवा की डेंसिटी है ना, उसका हम 10,000 गुना कम कर देते हैं, ठीक है, 10,000 सॉरी 1 लाख गुना हम कम कर देते हैं। तो जाकर के ये पदार्थ, ये कंडेंसेट तैयार होता है, ठीक है, ये तैयार होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई। और याद क्या रखना है कि जैसे उसमें क्या था, प्लाज्मा में हाई एनर्जी होता है, तो इसका जो है, इसका जो है वो लीस्ट एनर्जी होगा, लीस्ट एनर्जी, बहुत कम एनर्जी होगा इसमें, ठीक है, बहुत कम एनर्जी होगा इसमें, ठीक है? तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ये पांचवा फेज होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इसी के आधार पर एक कंपाउंड बनाया गया था, एक एटम बनाया गया था, सॉरी, इसका नाम है क्या, रुबिडियम एटम, ठीक है, रुबिडियम एटम। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1995 में। वो इसी के आधार पर काम कर, बस इतना बात आपको याद रखना है। अब ये डायग्राम क्या डायग्राम है, जरा समझना, ये यहाँ समझने वाली बात है। पांचों हमने देख लिया एक करके, अब समझो। देखो होता क्या है ना, तुमने देखा होगा, सबसे अच्छा उदाहरण देखो, आइस, आइस, उसके बाद क्या देखो, वाटर, और उसके बाद क्या देखो, उसके बाद देखो तुम तो वेपर। जैसे बर्फ है, उसको तुम थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, गर्म होगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये गर्म होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जो मैटर के स्टेट थे, अरे भैया ये तो रूप बदलने लगे। पहले बर्फ था, सॉलिड था, अब पानी बन गया, लिक्विड बन गया। अब देखो थोड़ा और गर्म किया तो धुआं बन के उड़ गया, यानी गैस बन गया। अरे सर आपने तो कहा था कि तीनों अलग अलग फेज है, लेकिन हमारे को एक साथ देखने को मिल रहा है। हाँ भाई साहब, ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, इंटरचेंजेबल भी होते हैं। कैसे, तुमने मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड है, उसको क्या किया कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो सॉलिड से जब तुम लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, बदलते हो, तो इस प्रोसेस का एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई साहब, उस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। क्या नाम है भाई साहब, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम हिंदी में कह देते हैं संलयन या द्रवीकरण, ठीक है, द्रवीकरण। क्या हम लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, जी हाँ, लिक्विड से गैस में भी हम बदल सकते हैं, लिक्विड से हम गैस में भी बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं सर, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं वेपराइजेशन। क्या कह देते हैं हम, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। घबराओ मत, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है। वेपराइजेशन हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको हम कह देते हैं क्या, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। क्या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर अगर यहां देखो, हम क्या कर रहे हैं, गैस से, गैस से, गैस से हम अगर लिक्विड में बदलना चाहें तो क्या हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। लिक्विड से क्या हम सॉलिड बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये भी हो सकता है, देखो कैसे। हाँ, गैस से लिक्विड में अगर तुम किसी चीज को बदलो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या, डिपोजिशन। क्या कह देते हैं, डिपोजिशन, यानी डिपोजिट हो रहा है, गैस डिपोजिट हो रहा है। तुमने देखा होगा ना, जैसे भाप बनता है तो उसके आसपास क्या हो जाएगा, तुम अगर बर्तन ढक दिए हो, भाप बन करके खाने से, खाना बना रहे हो तुम, बर्तन से ढके हुए, ऊपर से कवर किए हुए, तो तुम देखोगे कि उस ढक्कन के नीचे पानी आ जाता है। कहाँ से वो पानी आया, क्यों, क्योंकि जब वो भाप बन के ऊपर उड़ा तो वहीं पर डिपोजिट हो गया, जमा हो गया।
तो जमा होने के बाद क्या हो गया, वो लिक्विड बन जाता है। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निक्षेप। क्या कह देते हैं हम, निक्षेप या निक्षेपण। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, अब हम लिक्विड से सॉलिड कैसे बना सकते हैं, देखो तुम्हें पता ना, पानी को जमा करके बर्फ बना सकते हो। तो पानी से जब तुम बर्फ बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये तो आसान है, सॉलिडिफिकेशन यानी ठोसीकरण कह लो, ठोसीकरण कह लो या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो ये हो गया आपका इंटरचेंजेबल सारे मेथड्स, 6 के 6, 2 4 6। अब कुछ और भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, जैसे सॉलिड से डायरेक्ट तुम गैस बना सकते हो। ठीक है, ये देखो, सॉलिड से डायरेक्ट तुम क्या बना सकते हो, गैस बना सकते हो। सॉलिड से क्या बना सकते हो, डायरेक्ट गैस बना सकते हो। तुमने किसी चीज को गर्म किया और सीधा वो धुआं बन के उड़ गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। यहां से बहुत बार सवाल पूछा गया है दोस्त, याद रखना इसको, सब्लिमेशन। जैसे तुम, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, कपूर, कैम्फर, कैम्फर। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, और भी काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन के उदाहरण होते हैं। सब्लिमेशन का हिंदी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक और होता है, हमने देख लिया फ्यूजन, हमने देख लिया सॉलिडिफिकेशन, हमने देख लिया वेपराइजेशन, हमने सब्लिमेशन, और ये देख लिया सब्लिमेशन नहीं होगा। हाँ, ये सब्लिमेशन नहीं होगा, इसको मिटा करके क्या लिख लोगे, डिपोजिशन। ठीक है, इसको क्या लिख लोगे आप, यहां लिख लेना आप, पहले इसको मिटा देता हूँ, पूरा सफेद कर देता हूँ और यही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, कहीं और चीज लिखने की जरूरत ना पड़े। चलो, यहां मैं लिख देता हूं आपको डिपोजिशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बच गए क्या, कंडेंसेशन। तो कुछ नहीं है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है जब आप गैस से लिक्विड में बदल रहे हो। ठीक है, गैस से लिक्विड में बदल रहे हो। ठीक है? मैंने गैस से सॉलिड बताया था क्या, सॉरी, गैस से जब आप लिक्विड में बदल रहे हो तो इसको हम कंडेंसेशन कह देते हैं। डिपोजिशन कैसे लिख दिया मैंने, डिपोजिशन कैसे लिख दिया मैंने, गलत बात, गलत बात। गैस से जब आप लिक्विड में जाओगे तो हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम कह देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो जो तुम उदाहरण देखो सही है, वो जो तुम खाना बना रहे हो, बर्तन ढके ऊपर पानी आकर के चिपक जाता है, तो कंडेंसेशन का उदाहरण है। कंडेंसेशन हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं, हिंदी में हम इसको कह देते हैं संक्षेपण, संक्षेपण। तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये होता है लेट नाइट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये हुआ तो ये दिक्कत है, सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लेना। अब क्या बच रहा है हमारा, हमने सारी चीजें देख ली, अब बच गया हमारा डिपोजिशन। तो डिपोजिशन कुछ नहीं है, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो डिपोजिशन कहलाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना। ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गए, आगे बढ़ जाए हम, आगे बढ़ जाए। चलो, अब हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, यहां देखो, मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में बात करें तो इसको हम कह देते हैं गलनांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है भाई साहब, देखो, कोई भी चीज, कोई भी चीज, मैं लिख रहा हूं ध्यान से पढ़ना, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच, एट विच सॉलिड starts to melt into liquid। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो तुमने ये बर्फ का एक गोला लिया है, ये हो गया क्या, आइस। अब आइस को तुम गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो। जैसे तुमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे,
ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे जैसे ही 99 तक कुछ नहीं हुआ, 100 तक पहुंचते ही क्या हो गया कि गलना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि मिनिमम टेम्परेचर ना देकर के वहां मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ था। तो एक बात बताओ, 100 डिग्री के बाद क्या 101 डिग्री पर यह नहीं गलेगा? बिल्कुल गलेगा। क्या 102 पर नहीं गलेगा? बिल्कुल गलेगा। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है? स्टार्ट हुआ 100 डिग्री से गलना, ठीक है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होगा गलने का वो कौन सा हो जाएगा? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कह देंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कह देंगे? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कह देंगे, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, सबसे कम टेम्परेचर जहां से वो स्टार्ट हो रहा है गलना, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब आ जाओ दूसरा, वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक। एक तो सिंपल इसका डिफिनेशन है कि टेम्परेचर टेम्परेचर at which pressure of any मैटर या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स, जो मर्जी वो लिख लो, एनी मैटर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है सर? तो सबसे पहले तो ये जानो कि प्रेशर यानी दाब, इतना बताने की जरूरत तो है नहीं, तुम सब पे प्रेशर है बहुत ज्यादा। तो जब मान लो ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये एक लिक्विड है, तो इसका अपना कोई, इसके सारे कण आपस में ऐसे सारे कण होंगे। तो सारे कण जब एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ रिश्ते में होंगे, रिश्ता मतलब कनेक्शन में होंगे, तो एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे होंगे। तो जो प्रेशर बना रहे होंगे वो उस लिक्विड का, उस मैटर का अपना प्रेशर होगा। और एक ये वर्तमान का जो है, वर्तमान कह रहा हूँ, वातावरण का जो है उसका अपना एक प्रेशर है, जिसको हम पर्यावरणीय दाब कह देते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। तो हम क्या करें, मान लो इसको हीट करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तो हीट करेंगे तो हमें पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब किसी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जनरली ऐसा होता है कि उसके प्रेशर भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब इसका तुमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो प्रेशर भी मान लो इसका बढ़ा। अब बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक समय के बाद इसका प्रेशर जो है बढ़ करके मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच गया। तो जब यहां तक पहुंचता है ना, तो ये उबलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? उबलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है इसमें। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एक और बात याद रखना, सिर्फ ये सरफेस फिनोमिना नहीं है, नॉट अ सरफेस फिनोमिना। इसका मतलब क्या है सर? नॉट अ सरफेस फिनोमिना बट अ बल्क फिनोमिनन। फिनोमिनन, फिनोमिनन जो होता है ये सिंगुलर होता है, फिनोमिना जो है प्लूरल होता है। सो सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना का फर्क है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक सतह गर्म हो गया और ये उबलने लगा, तो नहीं, पूरा का पूरा पानी, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी पूरा गर्म हो गया और पूरे पानी से जब उबाल आए तो हम कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। तो ये एक बल्क फिनोमिना है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ये तो बचपन में पढ़ रहे हो। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या क्या चीजें और हमारे को पढ़नी है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन के बारे में देख, उसके बाद लेटेंट हीट देख लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इवापोरेशन क्या है? ये इवापोरेशन हिंदी में बात करें तो इसी को हम क्या कह देते हैं? वाष्पीकरण। इसका हिंदी भी वाष्पीकरण ही होता है।
लेकिन ये क्या होता है, ये सतह से होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सतह से होता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन का मतलब होता है जब कोई लिक्विड लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको कह रहे थे इवापोरेशन या वाष्पीकरण। आपने सुना होगा कि बारिश होने से पहले क्या होता है कि धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद जो समुद्र में पानी है या नदी में पानी है, जो भी पानी इकट्ठा है, वहां धूप पड़ी, धूप पड़ने के बाद इसका टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर होने के बाद क्या हो गया, भाप बन गया। तो भाप बन गया, ये सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस से होने वाले का इवापोरेशन कह देते हैं, वाष्पीकरण कह देते हैं। इसी के कारण कपड़ा वगैरह जो तुम सिखाते हो ना, सब इवापोरेशन के ही उदाहरण होते हैं। इवापोरेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि ये कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां पर इवेपोरेशन होगा तो वो कूलिंग भी करेगा। एक और बात जो याद रखनी है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कुछ भी होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। इवेपोरेशन जो है ये हमने देख लिया कि कूलिंग करता है। अच्छा, इवेपोरेशन और कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है वो भी देख लो, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे मान लो किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तुम, क्या बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया अगर तुम बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा। सरफेस एरिया का मतलब है, मान लो पहले तुमने कपड़ा जो है सुखाने के लिए जो रखा था उसको ऐसे फोल्ड करके इतनी दूर में रखा था, लेकिन उसको क्या करा, चौड़ा करके फैला दिया, फैला दिया, तो अब ये इतना सरफेस, इतना सतह ले रहा था, अब ये क्या है, इतना सतह ले रहा है। तो एक बात बताओ, जो ये फोल्ड वाला कपड़ा है ये जल्दी सूखेगा कि ये वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा, जो ज्यादा फैला हुआ है यानी जिसका सतह वाला एरिया ज्यादा है वो जल्दी सूखेगा। तो ये होता है। अब दूसरा क्या कंसेप्ट होता है भाई साहब, तो दूसरा होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर इस पानी पर ज्यादा पड़ेगा तो ये आसानी से इवापोरेट होगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है साहब, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी पानी वहां पर ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तो वहां पर उष्णता ज्यादा है, यानी वहां क्या है, हवा में, पानी में, हवा में जो है पानी के कण, पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका मतलब है कि जब धूप होगी तो पानी ज्यादा ऊपर भी जाएगा, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो ये सारे होते हैं इवेपोरेशन के फैक्टर्स। अब एक कंसेप्ट समझ लेते हैं जिसका नाम है क्या, लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट, आ जाओ, यहां देखो, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट के बारे में हम जानते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं, तो इसको हिंदी में कह देते हैं हम अंतर्निहित ऊष्मा, अंतर्निहित ऊष्मा। ठीक है, तो ये क्या होता है लेटेंट हीट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, तुमने भी देखा होगा ना इंडियाज गोट लेटेंट, जो बहुत न्यूज में भी था और देखा था तुम सब, नहीं होगा। तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे छुपा हुआ कोई टैलेंट आ रहा है, तो कहते हैं ना कि लेटेंट है वो, मतलब छुपा हुआ टैलेंट है। तो लेटेंट और हीट की बात कर रही है, तो ऐसा हीट, ऐसी ऊष्मा जो छुपा हुआ, कहाँ छुपा हुआ है, जैसे मान लो कोई पदार्थ, कोई पदार्थ ये ए है, ठीक है? तो इसमें अपनी कोई ऊष्मा होगी होगी, ठीक है, तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी होती है ना अपने आप, ऐसा तो जरूरी है नहीं कि बाहर गर्मी हो तभी होगा, नहीं है ना, अंदर अपने एक ऊष्मा होता है, अपने गर्मी होती है, तो वो होता है। अब उस हीट को जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है यार गलत साउंड कर रहा है, सॉरी। तो किसी भी पदार्थ का जो अपना हीट होता है, जो उसके अंदर में ऊष्मा है, उसको हम लेटेंट हीट कह देते हैं, सबसे पहले बात। ये दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का होता है, कौन कौन सा है, सबसे पहला जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और दूसरा यहां देख लो, दूसरा होता है लेटेंट, एल एच लिख रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, देखो नाम से तो बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी, क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। देखो, जब जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि मान लो यहां पर 1 किलोग्राम तुमने सॉलिड ले लिया, 1 किलोग्राम क्या ले लिया, सॉलिड। यही दिक्कत होता है लिख लिख के पढ़ाने में। अब इसको हमने क्या करना है, सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने क्या करना है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तुम्हें ये बात पता ना कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बदलेगा तो फ्यूजन होगा ही। और ऐसा हीट, ऐसी एनर्जी, हीट एक तरीके का एनर्जी है, तो ऐसा हीट, ऐसी एनर्जी जो उसके अंदर हो, पदार्थ के अंदर से हो, बाहर से इसको कोई भी चीज नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं इसको गर्म कर रहे हैं, नहीं, टेम्परेचर में ध्यान रखना है, इसमें टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता। लेटेंट शब्द आते ही टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये इसके अंदर के एनर्जी के कारण हो रहा है, अंदर के हीट के कारण हो रहा है, ठीक है, तभी हम इसको लेटेंट हीट कह रहे हैं। और फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को हम फ्यूजन कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, सारा चीज लिखा हुआ है वो मिल जाएगा आपको। तो ये फिनोमेना को हमने कह दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इसमें क्या हो जाए, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, क्या इसमें भी टेम्परेचर बदलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर नहीं बदलता है। टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि भाई मान लो यहाँ बर्फ था, उसको हमने 100 पहले 50 डिग्री पर, मान लो 0 डिग्री पर था, वो बर्फ बन गया, फिर हमने इसको गर्म करके 100 डिग्री पर कर दिया, नहीं, इसका टेम्परेचर नहीं बदलना है। इसके अंदरूनी गुणों के कारण अब क्या हो सकता है, अंदरूनी गुण, जैसे एक बात बताओ, अपने आप ऐसा हो जाए, तुम्हें पता है ना सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड वाले को बाहर बहुत क्लोज 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 क्लोज, ठीक है, क्लोज है, मतलब एक दूसरे के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, तो इसको किसी न किसी तरीके से यहां तक बदलना पड़ेगा। उसके लिए कारण क्या है, इसके जो अंदर में कण है उनका जो आपस में इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड है, ये टूट जाए तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो ये लिक्विड में बदल जाएंगे। तो ये उनके अंदर के हीट के कारण भी कई बार हो जाता है। उसी हीट को, उसे छुपे हुए गुण को हम लेटेंट हीट कहते हैं, अंतर्निहित ऊष्मा कह देते हैं। समझ आ गई बात, आगे तो बोलो, आगे बढ़ जाता है। इतना ही डिटेल में हम समझते हुए हर चीजों को चलेंगे, भले ही समय लगे, बट हम डिटेल में ही कवर करेंगे, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो एक दो बातें और जान लो। क्या है वो एक दो बातें, बस यहाँ पर लास्ट पेज है वो खत्म करेंगे यहाँ पर। कि कई बार पूछ ले जाता है कि प्रेशर में चेंज करने पर क्या क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैं यहाँ टॉपिक लगा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपसे पूछ ले जाता है कि कोई गैस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, गैस है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये 1000 बार पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, पूछा गया है कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है, प्रेशर को एक्सीड करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के गैस लिक्विड बनेगा। थोड़ा तुम भी तो सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये और धुआं बनेगा, ठीक है, तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी तो इसके जो पार्टिकल दूर दूर है वो पास आएंगे। गैस के पार्टिकल तो और दूर है, लिक्विड बनाने के लिए पार्टिकल्स को पास लाना पड़ेगा, तो इनकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। साइंस यही है, समझना है, खाली रटना नहीं है। इनकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी तब तो जाके ये पास आएंगे। अगर एनर्जी इसको बढ़ा देगा तो ये सब दूर जाएंगे, तो पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल करीब 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 आ जाएंगे, सारे करीब करीब आ जाएंगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्रेशर भी बढ़ा दो, क्या करो, इसका जगह कम कर दो, एक ये भी तरीका है। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है इसको दबा दो, ऐसे भर दो, तो भी क्या हो जाएंगे, इसके पार्टिकल करीब आ जाएंगे, तो भी ये लिक्विड बन सकता है। तो ये तरीका है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुझे नहीं याद है, पर मुझे लगता है कई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल आ चुका है, ठीक है? और कुछ और चीजें बात करें हम तो बस इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में। अब हम आगे वाला चैप्टर देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये भी देख लें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस, हालांकि फिजिक्स में हम देखेंगे बहुत अच्छे से, तो उस समय तो खूब अच्छे से देखेंगे, जिसको हम वायु दाब कह देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में बात करें तो हम इसको वायु दाब कह देते हैं, ठीक है। तो वायु दाब क्या हो जाता है, जो प्रेशर
एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पर लगाया जा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं, वायु दाब कह देते हैं। ये कितना हो जाता है, ये होता है आपका, इसका यूनिट होता है क्या, यूनिट होता है एटीएम, एटीएम। और एक एटीएम बराबर क्या हो जाता है, एक एटीएम बराबर हो जाता है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल ऐसे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना था और कुछ है नहीं, अगर होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो कुछ है वो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, वहां पर आप जाकर के देख लेना। एक और बात आप ध्यान रखोगे कि सॉलिड CO2 जो होता है ना, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, हाँ देखो, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम ड्राई ऑक्साइड कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, तो ये सॉलिड होता है। इसको भी जब आप गैस में कन्वर्ट करना है ना, इसको जब आप गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर को घटा करके 1 ATM प्रेशर तक लाना पड़ता है, ठीक है, तो जाकर के ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अब हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, ठीक है। बस इसके लिए 1 मिनट का ब्रेक मेरे लिए और फिर हम इसको भी देखते हैं।